सो नाउ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि पार्टिकल टेंजेंशियल बाहर निकलेगा। जैसे खेतों में पंछियों को भगाने के लिए हम लोग वो स्टोन अटैच करते हैं स्ट्रिंग को, और जब हम लोग स्टोन अटैच करते हैं स्ट्रिंग को, देखो यहाँ पे मैं आपको एक डायग्रामेटिकल दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखो ऐसा आपने स्ट्रिंग लगा दिया और उसको आपने स्टोन लगा दिया, ठीक है। तो पहले वो स्टोन पंछियों को भगाने के लिए हम जो मारते हैं उससे पहले हम लोग उसको गोल घुमा देते हैं, ठीक है, वो गोल घुमा देते हैं। लेकिन जब स्टोन रिलीज होता है वो लीनियरली बाहर निकलता है, जब रिलीज होता है वो लीनियरली बाहर निकलता है। तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि यानी समझ लो यहाँ से वो स्ट्रिंग से स्टोन टूट गया तो यहाँ से वो लीनियरली ऐसे बाहर निकलेगा। अगर वो स्टोन स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है, अगर यहाँ से बाहर निकला तो लीनियरली ऐसे बाहर निकलेगा। स्टोन अगर यहाँ से बाहर निकला तो लीनियरली ऐसे बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से स्टोन जो लीनियरली बाहर निकलता है, टेंजेंशियली जो बाहर निकलता है, वो जब निकलेगा तब जो वेलोसिटी होगा तो उसको हम लोग बोल देते हैं लीनियर वेलोसिटी। जो पार्टिकल को टेंजेंशियली बाहर निकलता है और जो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब इन दोनों का काम अलग अलग है, इन दोनों का काम अलग अलग है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज करके उसको सर्कल के सेंटर की तरफ पुल करने की कोशिश करता है, हमेशा उसको सर्कल के सेंटर की तरफ पुल करने की कोशिश करेगा। क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है ना। लॉजिक से सोच के देखो आप लोग, लॉजिक से ही सोचो इसको। अगर पार्टिकल टेंजेंशियली बाहर निकलता है तो पार्टिकल न जाए, अगर उसको सर्कल में घुमाना है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसको जब अंदर पुल करेगा तो पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज होगा, तो समझ लो पार्टिकल पॉइंट ए पर है। जब उस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फोर्स लगेगा तो पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज होगा और पार्टिकल फिर इस डायरेक्शन में बाहर निकलने की कोशिश करेगा फिर, ठीक है, इस डायरेक्शन में बाहर निकलने की कोशिश करेगा, इस डायरेक्शन में। फिर उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो ऐसे कर करके सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या करता है कि सर्कुलर मोशन को मेंटेन रखता है। तो इन दोनों के एक्सेलरेशन का काम अलग अलग है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्कुलर मोशन, टू मेंटेन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को मेंटेन करने के लिए वी रिक्वायर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो पार्टिकल को टेंजेंशियली बाहर निकलता है। तो पार्टिकल को लीनियरली अगर बाहर निकालना है आपको तो यू रिक्वायर द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बस ये चीजें सर्कुलर मोशन में होती है। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। वो बीच में हम लोग ऐसे दिखाएंगे रिजल्टेंट इन दोनों का। तो हमने वेक्टर चैप्टर में पढ़ा था कि अगर समझ लो ऐसे अगर दो वेक्टर से, एक होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और बीच में उनका रिजल्टेंट होता है, उसको बोलेंगे हम लोग रिजल्टेंट ए आर। तो रिजल्टेंट का वैल्यू निकालने का मैंने आपको तरीका वेक्टर चैप्टर पढ़ाया था। उसमें जो अलोंग एक्स एक्सिस का वेक्टर है उसका स्क्वायर करो, प्लस करो जो अलोंग वाई एक्सिस वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करो और अंडर रूट ले लो। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया रिजल्टेंट वेक्टर का, ए आर का। ये मैंने आपको वेक्टर चैप्टर में पढ़ाया था। इफ यू रिमेंबर इन दैट वेक्टर चैप्टर आई हैव कवर्ड दिस पार्ट। सपोज this vector is rx I cap and this vector is ry j cap and this is resultant vector r। तो I cap और j cap वो डायरेक्शन दिखा देता है उसका। I cap और j cap क्या दिखा देता है, डायरेक्शन दिखा देता है। अब समझ लीजिए निगेटिव एक्स एक्सिस पर चला जा रहा है तो इसलिए निगेटिव आर एक्स वाई होगा, और ये पॉजिटिव एक्सिस पर इसलिए ये प्लस आर वाई जे कैप होगा। तो याद रखना जब भी कोई वेक्टर हम लोग आर एक्स आई कैप के साथ लिखते हैं इसको हम लोग कंबाइंड लिख लेते हैं आर एक्स बार, आर एक्स बार, और उसका ये डायरेक्शन होता है माइनस आई कैप होता है। और आर वाई बार जो दिखाएंगे हम लोग वो क्या होता है, आर एक्स इंटू प्लस जे कैप। आई कैप और जे कैप का काम सिर्फ डायरेक्शन दिखाने का है, और ये जो आर एक्स और आर वाई जो है ना ये मैग्नीट्यूड दिखाते हैं किसी भी वेक्टर का। तो किसी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग दो तरीके से दिखा सकते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन, इस तरीके से। तो हम लोग यहाँ पे एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसका मतलब अगर ये लेंथ अगर आर वाई होगा, आर एक्स होगा, और ये लेंथ अगर आर वाई होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके we can find out the value of the hypotenuse, that is r is equal to under root of rx square plus ry square. In the same way we can also do for acceleration also। समझ लो ये वाला acceleration है सेंट्रीपिटल माइनस सेंट्रीपिटल acceleration इनटू माइनस आ गया, ये माइनस और प्लस डायरेक्शन की वजह से आ रहा है।
और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इनटू प्लस जे कैप, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इनटू प्लस जे कैप, और इनके बीच में ये रिजल्टेंट आएगा ए आर, इनके बीच में रिजल्टेंट आएगा ए आर। तो लॉजिक से बात है, रेक्टेंगल हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो रेक्टेंगल अगर कंस्ट्रक्ट एक बार करेंगे तो ये वाला लेंथ क्या हो गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, और ये वाला लेंथ क्या हो गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। तो ए आर का वैल्यू कैसे निकालोगे फिर आप, पाइथागोरस थ्योरम से। Now you can find out the value of the AR by Pythagoras theorem, that is under root of AC square plus AT square। बस ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है। तो इसलिए वेक्टर चैप्टर इसलिए तो पढ़ाया था मैंने आपको, हर फिजिक्स के टॉपिक में वेक्टर चैप्टर लगता है, तो वेक्टर चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना आप लोग एनालिसिस चीजों का नहीं कर सकते फिजिक्स के जो फिनोमेना से। तो ठीक है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, ठीक है। नाउ नाउ यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ बोथ द एक्सेलरेशंस। अगर एक बार समझ में आ गया तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अ न्यू टर्म दैट इज कॉल्ड एज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म, या आप इसको बोलो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दिस इज अ न्यू पॉइंट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। जो बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल का पार्ट है मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया। ये कंसेप्चुअली आपको क्लैरिटी यहाँ पे होनी चाहिए, सर्कुलर मोशन में कौन कौन सा एक्सेलरेशन काम कर रहा है। नाउ वी आर गोइंग फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यानी हमने पहले पढ़ा था मोशन इन प्लेन के चैप्टर में कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन थोड़ा सा होता है जिसमें हम लोग बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट। चलो मैं इसको सर्कल में आपको दिखा सकता हूँ, ठीक। तो समझ लो ये वाला फर्स्ट पॉइंट है पार्टिकल, उसके बाद यहाँ पे आ गया, उसके बाद यहाँ पे आ गया, और उसके बाद यहाँ पे आ गया। 4 पॉइंट में कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट दिखाना है, यानी सारे वेक्टर्स का लेंथ सेम होना चाहिए। सारे अगर वेक्टर्स का लेंथ सेम है तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सारे वेक्टर्स का जो लेंथ है वो इक्वल है। तो अगर ये वेलोसिटी v होगा तो ये भी v होगा, ये भी v होगा, ये भी v होगा। v का मतलब समझ लीजिए कुछ 5 मीटर पर सेकंड का है, तो ये भी 5 मीटर पर सेकंड का होना चाहिए, ये भी 5 मीटर पर सेकंड का होना चाहिए, और ये भी 5 मीटर पर सेकंड का होना चाहिए। यानी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट मैग्नीट्यूड यानी वेलोसिटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 5, वो हर जगह पर सेम है, इक्वल, उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड वेलोसिटी। लेकिन लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या, तो नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट पर पार्टिकल इस डायरेक्शन में भाग रहा है, सेकंड पॉइंट पर अलग डायरेक्शन में जा रहा है, थर्ड पॉइंट पर अलग डायरेक्शन में जा रहा है, फोर्थ पॉइंट पर अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो याद रखना कभी भी सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि पार्टिकल कंटिन्यूसली सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। एक ही चीज हम लोग कर सकते हैं, वो ये है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट करना, ठीक है। तो कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन लिखते हो तो वो गलती ये करते हैं कि उसको वो ऐसे कर लेते कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मींस द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। आपने गलत बोला, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। क्योंकि वेलोसिटी बच्चों आपको एक चीज समझनी चाहिए, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी को दो चीजें होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन। मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट बोला, आई एम नॉट सेइंग डायरेक्शन कांस्टेंट। अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों भी कांस्टेंट है तो उसको कांस्टेंट बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी का सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड ही कांस्टेंट हो सकता है, नॉट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है लेकिन डायरेक्शन नहीं हो सकता। तो अगर आपको ये डिफाइन करना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसको कैसे डिफाइन करोगे आप लोग, तो इसको एक इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, इट इज द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, इट इज द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, motion of a particle
along the circumference of the circle, along the circumference of the circle with constant magnitude of velocity, constant magnitude of velocity. वेलोसिटी मत लिखना गलती से, अगर आपने वेलोसिटी लिखा तो मैं पूछूंगा डायरेक्शन का है कांस्टेंट देखा नहीं है। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन या पार्टिकल का डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रहता, वो हमेशा गोल गोल घूम रहा है ना, तो हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन तो अलग अलग होगा उसका। सिर्फ मैं यूनिफॉर्म इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। अगर ये वर्ड नहीं चाहिए तो खोलो आप एक दूसरा वर्ड यूज करो, वो सबसे आसान है। विथ कांस्टेंट स्पीड बोलो, क्योंकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है तो उसको कोई डायरेक्शन नहीं होता। कांस्टेंट स्पीड बोलो। और वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनना। मैं कांस्टेंट स्पीड या अगर वेलोसिटी लिखना चाहते तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या वेलोसिटी विद कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऐसे बोल दो। या उसको दूसरा एक वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं। देखो हमने रिलेशन देखा था लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। अगर आपने वेलोसिटी को v को कांस्टेंट रखा, उसके मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखा, रेडियस तो सर्कुलर मोशन में हमेशा कांस्टेंट ही होता है, तो ऑटोमेटिकली एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट बन जाएगा ना फिर। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो कांस्टेंट क्या बोलना उसका, मैग्नीट्यूड विथ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, constant magnitude of angular velocity. So this is the proper definition of the uniform circular motion. और एक चीज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगा। लिसन केयरफुली, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बिकम जीरो, बट सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है क्या? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कभी, ये जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है विल इट बिकम जीरो? क्यों नहीं जीरो होगा? फिर ये नहीं रहेगा, सर्कुलर मोशन नहीं रहेगा, क्योंकि देयर विल बी नो फोर्स व्हिच विल बी एक्टिंग अगेंस्ट द टेंजेंशियल वेलोसिटी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, क्योंकि अगर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन नहीं रहेगा तो सर्कुलर मोशन नहीं रहेगा, तो हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं उसका मतलब ही नहीं बनता है। मैं टेंजेंशियल को जीरो इसलिए बोल रहा था क्योंकि हमारा टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो चुका है, इसलिए इसको जीरो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कभी जीरो हो ही नहीं सकता। तो पर्टिकुलरली आई एम टेलिंग यू द पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, ये ध्यान रखना। तो उसका स्क्रीनशॉट निकालो। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो आज के लिए होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन, क्वेश्चन देखो होमवर्क के क्या दे रहा हूं मैं आपको। ये डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, डेफिनेशन देख लो क्या है। गलती से कभी कभी बच्चा वेलोसिटी बोल रहे डायरेक्टली, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ये डेफिनेशन लिखो आप लोग। और दूसरा डेफिनेशन लिखो या दूसरा क्वेश्चन ले लो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, या मैं थोड़ा सा इसको अलग से फ्रेम कर देता हूँ। विल सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन be zero in uniform circular motion? If not, why? तीसरा क्वेश्चन, what is the value of tangential acceleration in uniform circular motion? और दूसरी चीज, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन तो इक्वल टू जीरो नहीं है, टेंजेंशियल तो जीरो है, तो जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रिजल्टेंट, तो उसमें से टेंजेंशियल वाला टर्म हटाना पड़ेगा आपको। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मैंने आपको लिखा था AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन आप आज लिखना है आपको रिव्यू करके, ये वाला पार्ट देख लो अच्छे से। अब देखो अगर यूसेम हमारे पास है तो यूसेम में
in UCM centripetal is not equal to 0, tangential is equal to 0, so therefore resultant जो है वो क्या है, सेंट्रीपिटल स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर हो जाएगा, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, स्क्वायर रूट निकालो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो उस दोनों में भी सेंट्रीपिटल नॉट इक्वल टू 0 होता है और टेंजेंशियल भी नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में magnitude of velocity is not constant, velocity is not constant, magnitude of velocity is not constant, तो इसमें रिजल्टेंट तो ये फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, ये ध्यान रखना। तो इसके लिए मैं होमवर्क के लिए फोर्थ क्वेश्चन ऐड कर लेता हूँ। व्हाट इज द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, what is the resultant acceleration in UCM, what is the resultant acceleration in UCM, तो ये होता है UCM के लिए, UCM के लिए होता है, और ये नॉन UCM के लिए ये होता है। और क्वेश्चन नंबर 5, रिजल्टेंट बोले नेट बोलो, नेट वर्ड प्रॉपर है, what is the net acceleration in non UCM, नेट एक्सेलरेशन नॉन UCM, ये देख लो अच्छे से। और टेंजेंशियल तो UCM में 0 होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 होता है क्या UCM में? तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी वजह से तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल है, सर्कुलर मोशन तो अगर नहीं होगा तो पॉसिबल ही नहीं है। और आज के लेक्चर का हमारा जो लास्ट का पॉइंट है उसको बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड T। देखो इसको बोलते हैं इट इज द टाइम रिक्वायर्ड, it is the time required to complete one cycle, ठीक है, to complete one cycle। अगर सर्कुलर मोशन में पार्टिकल है, अगर उसने यहाँ से स्टार्ट किया तो पॉइंट 1 से शुरू होने के बाद वापस घूम के पॉइंट 1 पर आने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। यानी पार्टिकल जब 360 डिग्री का एंगल कवर करेगा तब उसको हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड। लेकिन बच्चों याद रखने की टाइम पीरियड जनरली हम लोग यूसीएम में ही डिफाइन किया जाता है, डिफाइंड इन यूसीएम ओनली, क्योंकि यूसीएम में तो वेलोसिटी का तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। इसकी वजह से तो एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए तो एक फिक्स टाइम अपने को मिलेगा ना, तो लॉजिकली टाइम पीरियड तो यूसीएम में ही डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो वेलोसिटी अलग अलग होती है, तो टाइम भी अलग अलग आएगा आपको। तो बाय लॉजिक इन यूसीएम ओनली द टाइम पीरियड शुड बी डिफाइंड। तो फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला अगर हम लोग निकालेंगे तो फॉर्मूला कैसा होगा? देखो अब मुझको आप एक चीज बताओ कि एक साइकिल कंप्लीट जब पार्टिकल करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 2 पाई आर, सर्कमफरेंस कवर करेगा, सर्कमफरेंस एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, और पार्टिकल का एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा v, तो उस v से डिवाइड कर लो, इससे आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल जाएगा। अब बोलेगे सर ऐसे कैसे किया आपने? 2 पाई आर अपॉन v, तो मुझको बताओ 2 पाई आर एक तो सर्कमफरेंस का डिस्टेंस उसने कवर किया, वो मीटर में आएगा, 2 पाई आर आएगा मीटर में। इसको यूनिट बैलेंस करके देखो, 2 पाई आर इज इन द मीटर एंड वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकंड, तो ये मीटर मीटर गेट कैंसिल्ड, ये सेकंड घूम के ऊपर आ गया, तो इसका मतलब टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर अपॉन v। या अगर आपको दूसरा फॉर्मूला चाहिए ओमेगा में, तो हमारे पास रिलेशन है v इज इक्वल आर ओमेगा होता है, तो इसका मतलब v का यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर लो तो 2 पाई आर अपॉन आर ओमेगा, तो आर और आर कट गया, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल गया इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है, 2 पाई ओमेगा। अब टाइम पीरियड हमेशा रखना बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। अब मुझको बताओ अर्थ सन के अराउंड रोटेट करती है, तो सन के अराउंड एक चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगता है? 1 साल, 365 डेज। जनरली
हमको ये मालूम होता है कि स्कूल से ये पढ़ा जाता है कि सन के अराउंड जो अर्थ घूमता है वो इलिप्टिकल घूमता है, ठीक है, वो इलिप्टिकल है, लेकिन उस इलिप्स का जो एक्सेंट्रिसिटी है वो इट इज क्लोजर टू जीरो। इसलिए सन के अराउंड जो अर्थ का पाथ है उसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर मोशन ही बोल देते हैं, सर्कुलर मोशन। तो अर्थ को सन के अराउंड एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए 1 साल लगता है, तो अर्थ का टाइम पीरियड है 1 ईयर, दैट इज 365 डेज। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ दैट इज इक्वल टू 365 डेज, 365 डेज। उसी के साथ जो आप अभी अपने मैथ्स में एंगुलर मेजरमेंट चैप्टर पढ़ाते हो तो उसमें आप आवर हैंड सेकंड हैंड्स के बारे में पढ़ते हो। तो मुझको बताओ जो आवर हैंड है, चलो सेकंड हैंड से स्टार्ट कर लेता हूँ। सेकंड हैंड है तो एक रोटेशन करता है, यानी एक साइकिल जब कंप्लीट करते हैं तो उसको टाइम कितना लगता है 1 मिनट का, यानी 60 सेकंड का, 60 सेकंड। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द सेकंड हैंड, टाइम पीरियड ऑफ सेकंड हैंड। और याद रखना टाइम पीरियड हमेशा कैपिटल टी में दिखा जाता है, और कोई भी जनरल टाइम होगा तो स्मॉल टी में होता है। देखो कोई अगर जनरल टाइम होगा, कोई भी जनरल टाइम वो स्मॉल टी में होता है, लेकिन टाइम पीरियड को कंपलसरी कैपिटल टी में ही दिखाना पड़ता है। तो मैं अगली बार से जब कैपिटल टी लिखूंगा तो बाय डिफॉल्ट इट इज अ टाइम पीरियड होगी। ये फिजिक्स के नोटेशन से इसको भी पढ़ा करो। अगर आवर हैंड देखेंगे तो आवर हैंड एक रोटेशन कितने टाइम में कवर करता है 12 आवर्स में। अगर सुबह के 7 बजे तो शाम के 7 बजे तक आवर हैंड का एक रोटेशन पूरा होगा तो कितना आवर हो गया, वो 12 आवर हो गया। तो 12 इंटू 3600 सेकंड में आप कर लो इसको कन्वर्ट। टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड, मिनट हैंड एक चक्कर लगाने के लिए, एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए 1 घंटा लेता है, 1 आवर, यानी हो जाएगा वो 60 इंटू 60 यानी 3600 सेकंड। ठीक है, तो ये होता है टाइम पीरियड फॉर सेकंड हैंड, आवर हैंड। अर्थ का भी टाइम पीरियड मैंने बताया। हाँ उत्कर्ष, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉट जीरो इन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग होता है। समझ लो यहाँ पे वो 5 मीटर पर सेकंड है, उसके बाद ऊपर जाने के बाद समझ लो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड हो गया। फिर जैसे जैसे समझ लो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, उसमें से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल जो अपना जाइंट व्हील होता है ना, तो उसमें देखो ना आप, जाइंट व्हील में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अपना वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी कम होते जाता है, लेकिन जाइंट व्हील से ऊपर से जब नीचे आएंगे तो वेलोसिटी बढ़ते जाता है। तो वो जाइंट व्हील का जो एग्जांपल है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जाइंट व्हील का जो एग्जांपल है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये दोनों भी एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो होते हैं। सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है। ये तो मैंने अभी पढ़ाया था, क्योंकि हमने स्कूल से और 11 में स्टार्टिंग में पढ़ाए थे, जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा ना। लेकिन वो टेंजेंशियल, सेंट्रीपिटल नहीं, सेंट्रीपिटल जीरो होगा तो सर्कुलर मोशन क्यों पढ़ रहे फिर हम लोग। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम है टू मेंटेन द सर्कुलर मोशन, उसके पार्टिकल को वेलोसिटी से कुछ लेना देना नहीं है। ये अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बिकम जीरो, रिमेंबर दिस पार्ट। और Got नॉन, it, sir. ठीक है। और होमवर्क के क्वेश्चन में आप क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐड कर लो कि डिफाइन टाइम पीरियड for particle performing uniform circular motion, for particle performing UCM। और आपको क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क के लिखना है, give the time periods of, give time periods of earth, second hand, hour hand और minute hand। बस, so there are total 7 questions। अच्छे से देख लो, और मैंने सारी क्वेश्चंस को जो बनाए आज के पार्ट में बनाए। ठीक, चलो, so this completes our today's part। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है।
Is everything clear now? Yes, sir. Very good. यस सर. क्लियर हो तो सब लोग मैसेज करके बताओ चैट बॉक्स में क्लियर है यस सर करके. जल्दी करो, एक साथ करो सब लोग. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके ओके, 2 मिनट. वेरी गुड. जिसने स्क्रीनशॉट नहीं निकाला वो स्क्रीनशॉट निकाल के ले लो, जिसको चाहिए ये वाला लास्ट का टाइम पीरियड का पार्ट जो है. लैपटॉप पर ले रहे हो तो वो विंडोज का की प्रेस करके प्रिंट स्क्रीन प्रेस करो तो आपको स्क्रीनशॉट मिलेगा. मोबाइल पर तो आप आसानी से निकाल सकते हो. और ये स्क्रीन, इसके बाद ये एग्जांपल भी लिख के ले लो. और मैं रिकॉर्डिंग में भेज रहा हूँ आपको, आज के लेक्चर का रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ. 10 मिनट्स में रिकॉर्डिंग भेजता हूँ आज के लेक्चर. चलो फिर बाय ऑल ऑफ यू. बाय सर. Bye, sir. Bye.